हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ज्ञान गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम उपशासन योग के सेकेंड लेक्चर्स प्रारंभ करेंगे। इस लेक्चर्स में आपको हम पढ़ाएंगे द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में समझा, लवण क्या होते हैं उसके बारे में समझा, फिर योगशील लवण क्या होते हैं, फिर उसके दो प्रकार जो होते थे द्विक लवण और संकुल लवण उसके बारे में समझे कि क्या होते हैं। आज हम उसके बारे में जो अंतर है उसको क्लियरिफाई करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि उसके बीच में क्या सब अंतर होते हैं। तो जैसे कि हम पढ़े थे कि द्विक लवण जो होते हैं वो दो साधारण लवणों से सममोलर अनुपात में मिलकर के बनते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है कि द्विक लवण का निर्माण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात के मिश्रण से बनते हैं, जबकि संकुल लवण है इसमें ऐसी घटनाएं होती भी है और नहीं भी होती है। यानी संकुल लवण का निर्माण दो साधारण लवणों के सममोलर अनुपात से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी ऐसे यौगिक है या तो ये दोनों समान अनुपात में हो भी सकते हैं या दोनों नहीं भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन हमारे संकुल लवण में संभव है। अगला पॉइंट से है इन लवणों का अस्तित्व सिर्फ ठोस अवस्था में रहता है। यानी कि K2SO4 एक साधारण लवण है, Al2SO4 होल थ्राइस एक साधारण लवण है। जब दोनों को एक्वस करते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं और फिर से रिक्रिस्टलाइन करते हैं यानी सॉलिड करते हैं यानी रवेदार बनाते हैं, तो ये हमारा किस में बदल जाता है? एलम में बदल जाता है, यानी कि फिटकड़ी में। तो ये जो फिटकड़ी बन जाती है तो ये सिर्फ इसका अस्तित्व ठोस अवस्था में ही रहता है। जब इसको हम जलीय अवस्था में बदल देते हैं तो इसकी अवस्थाएं क्या हो जाती है? बदल जाती है। लेकिन संकुल लवण में देखेंगे कि इनका अस्तित्व ठोस एवं विलयन दोनों अवस्था में होता है। या तो वो ठोस में रहेंगे तो भी उनकी अवस्था बनी रहेगी, या विलयन में रहेंगे तो दोनों अवस्थाएं में इसे बनी हुई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा है कि ये जलीय विलयन में तीन प्रकार के आयन में टूटते हैं, दो पॉजिटिव में तथा एक निगेटिव में टूटते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर इसका जलीय विलयन बनाएंगे द्विक लवण हमारा ये हो गया, ये द्विक लवण हमारा हुआ, और ये जो द्विक लवण है अगर इस द्विक लवण को तोड़ेंगे तो दो पॉजिटिव और एक निगेटिव साइंस में ब्रेक करेगा। अब मान लीजिए देखा जाए तो के हमारा किस में टूटेगा? प्लस प्लस में टूटेगा। Al2 किस में टूटेगा? Al प्लस प्लस प्लस। और ये जो हमारा SO4 और SO4 है ये दोनों किस में टूटेंगे? निगेटिव्स में। यानी कि हमारा पोटेशियम अल्युमिनियम दो पॉजिटिव साइंस में टूटेंगे और SO4 जो हमारे हैं ये निगेटिव साइंस में टूटेंगे। संकुल यौगिक का जो पॉइंट देखा जाए कि इन्हें जल में घोलने पर ये दोनों आयनों में टूटते हैं, दो आयनों में टूटते हैं, एक जटिल व एक साधारण। यानी एक जटिल हो सकता है या एक साधारण हो सकता है, या तो वो जटिल में टूटेगा या तो साधारण में, या दोनों के दोनों हमारे आयन किस में टूटेंगे? जटिल में टूटेंगे। अब हम लोग जटिल यौगिक के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं कि संकुल लवण, जटिल यौगिक, उपसंयोजक यौगिक तीनों को एक ही नाम दिया गया है। यानी संकुल लवण, उपसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक को पहचानने की तरीका यह है वह एक इस प्रकार के ब्रैकेट में बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे, और इसके अंदर एक उपसंयोजक बंध का निर्माण होगा। और उपसंयोजक बंध का निर्माण तब होता है जब कोई धातु परमाणु अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बढ़ाता है। यानी इस बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से उपसंयोजक बंध का निर्माण किया हो गया होगा।
जब तक इसका निर्माण नहीं होगा तब तक इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये संकुल यौगिक है। ये हमारा क्या हुआ, संकुल यौगिक या लवण कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इन लवणों में धातु आयन सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करती है। सामान्य संयोजकता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम है साधारण लवण, Al2SO4 के साधारण लवण के एल्युमिनियम है। अगर यहाँ एल्युमिनियम की संयोजकता देखें तो Al+++3 में है। यहाँ पोटेशियम के देखें तो K++ में हमारा है। और इसके बाद भी हम देखते हैं तो पोटेशियम का क्या हो जाता है, K++ ही रहता है। और एल्युमिनियम का देखेंगे तो एल्युमिनियम का हमारा क्या हो जाता है, A++ और प्लस ही रहता है। यानी कि इन लवणों में धातु आयन सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जब ये लवण बनेंगे, द्विक लवण जो बनेंगे, ये हमारी सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। सामान्य कहने का मतलब जब साधारण नंबर में जो उसकी संयोजकता थी, जब द्विक लवण बना उसमें भी वही संयोजकता प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब हुआ कि सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करता है। जबकि इसमें उपस्थित धातु आयन की संयोजकता भिन्न होती है, यानी अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये बदल सकते हैं। यहाँ पे कॉपर की संयोजकता कुछ और हो सकती है, दूसरे कंपाउंड हम आपको लिखेंगे तो उसकी संयोजकता हमारी बदल सकती है। अगली पॉइंट्स हैं 5, संघटक लवणों की प्रकृति आयनिक होती है। इसके कहने का मतलब हुआ कि संघटक लवण, जो लवण बना है उस लवण के जो संघटक है वो किस प्रकार की होती है, आयनिक होती है, यानी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से बॉन्ड बनाती है, शेयरिंग करके बनाता है। जैसे कि K2SO4 में ये दोनों आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस ये भी आयंस में टूट सकते हैं। और यहाँ पे जब द्विक लवण बन गया तो इसे भी आयन में ब्रेक कर सकते हैं, इसे भी हम लोग आयन में ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए ये आयनिक होता है। अगला पॉइंट इसका है संकुल लवण की, इसमें आयनिक व उपसंयोजक दोनों होते हैं। यानी कि संकुल लवण होंगे या संकुल यौगिक होंगे या उपसंयोजक यौगिक होंगे, इसमें दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि आयन की क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी और उपसंयोजक बॉन्ड भी। अब आयनिक बॉन्ड कहाँ है, तो इसके अंदर देखेंगे तो ये NH3 जो हमारा है, सॉरी यहाँ पर 4 होगी और बिग ब्रैकेट हम यहाँ डालेंगे। यहाँ पर जो NH3 का होल 4 है, तो ये जो हमारा कॉपर के साथ बना हुआ है, ये क्या करके बना हुआ, उपसंयोजक बॉन्ड के साथ। जबकि SO4- जो हमारा निकला हुआ वो आयनिक बॉन्ड बना के है। इसको हम जब आयंस में तोड़े हैं तो अब इसको हम बराबर करेंगे, इस पर एक और माइनस का साइन होगा। इसको जब हम बराबर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं CuSO4 CuNH3 4SO4, यानी कि ये प्लस चार्जेज और माइनस चार्जेज को जोड़ करके हम एक कंपाउंड बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके गुण उपस्थित संघटक आयनों के होते हैं। इसके गुण का मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, ये जो द्विक लवण है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, इसमें K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस जो है, इस दोनों की जो हमारी गुण होगी वही गुण ये भी प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो संकुल लवण है इसका गुण उपस्थित संघटकों के गुणों से प्रायः भिन्न होता है, यानी जो गुण इस दोनों की होगी वो गुण इससे नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग NH3 होल 4 की कोई परीक्षण नहीं कर सकते क्योंकि इसको कॉपर से अलग नहीं कर सकते, ये आयंस में नहीं टूट सकता। जब ये आयंस में ब्रेक होगा, टूटेगा, तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि, और इसका परीक्षण कर सकते हैं और तब कह सकते हैं कि ये हमारा संघटक की गुण प्रदर्शित कर रहा है। और दूसरा कंपाउंड अगर हम लोग और देखना चाहेंगे, FeCN6-4, इसमें भी क्या हमारा है कि ये जो संघटक हमारा है, ये संघटक यानी कि पोटेशियम हम ले सकते हैं 4K, यानी यहाँ पे माइनस चार्ज दिया तो ये K बनेगा। इसको लेंगे तो 4K + CN FeCN। अभी दो कंपाउंड को मिलाएंगे, इसके रेशियो के हिसाब से सम मोलर अनुपात में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
तो हो सकता है मिलाएंगे तो ये इस प्रकार के कंपाउंड हमारा बनेगा। तो ये माइनस चार्ज को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस चार्ज यहाँ देना पड़ेगा। तो इसकी जो हमारी संघटक गुण है, तो यहाँ पे फेरस और साइनो, यहाँ पे पोटेशियम और साइनो है, यहाँ तो गुण हमारा अलग अलग है लेकिन यहाँ पे गुण हमारा बता नहीं रहा, यानी कि ये गुण हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार हम समझे कि द्विक लवण और संकुल लवण में क्या अंतर होते हैं। इस प्रकार से हम लोग अंतर को बता सकते हैं। अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बताने जाएंगे आपको कि उपसंयोजक यौगिक में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। आपको कुछ वर्ड हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि संकुल यौगिक या उपसंयोजक यौगिक कहेंगे, वो बनते हैं तो उसमें एक मेटल्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, और वो जो होते हैं लिगेंड से जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहली बात क्या थी कि संकुल यौगिक जो भी बनता था उसके अंदर एक मेटल होता था, और वो किससे जुड़ा हुआ रहता था, लिगेंड से, यानी M4 मेटल और L4 लिगेंड, यानी मेटल और लिगेंड के बीच की जो साझेदारी होती है, यानी कि जो बॉन्ड बनता है या जो कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजक यौगिक। अब ये जो मेटल्स हमारे हैं, ये मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रांजिशन मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं टोटल 10 होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। टोटल 10 में 10 आप देखिए 10 कौन कौन से होते हैं। SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, Z। ये जो 10 के 10 हमारे टोटल्स हैं, ये 10 ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स का मतलब कि ये मेटल का काम जब करेंगे तो ये मेटल के रूप में ये सभी जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है, यही मेटल का उसमें सहयोग होता है। अब इस मेटल्स की जो परमाणु संख्या होती है, Sc से हम स्कैंडियम बोलते हैं, Sc स्कैंडियम, इसकी होती है 21, टाइटेनियम की होती है 22, वेनेडियम की होती है 23, क्रोमियम की होती है 24, मैग्नीज की होती है 25, और आयरन की होती है 26, और कोबाल्ट की होती है 27, निकेल की होती है 28, और कॉपर की होती है 29, और जिंक की होती है 30। ये सब के सब परमाणु संख्या है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। तो ये 10 के 10 एलिमेंट्स हैं। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको जानना जरूरी है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हैं तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना भी है। आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में हुड्स रूल ऑफ पावर प्रिंसिपल जो होते हैं, इस आधार पर कुछ बताया गया होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके लिए हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे, आप हमें सिर्फ कमेंट करेंगे। और एक और बात सोचनी है कि आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से हैं वो लाइक एंड शेयर करें। अब जो स्कैंडियम है इसकी परमाणु संख्या 21 है, तो जो जिसकी परमाणु संख्या 21 होगी वो 18, यानी आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बराबर ऑटोमेटिक होगी। इसकी बाद के जो हमारी डायमेंशनिंग हो जाएगा 3d1 2s2 हो जाएगी। इसके बाद आर्गन का वैलेंस लेगा 3d2 2s2 होगी। ये भी ए आर्गन लेगा 3d3 2s2 आर्गन 3d4 सॉरी ये 3d5 हो जाएगी, और 2s1 3d5 2s2 3d6 2s2 3d7 2s2 3d8 2s2
3D10 2s1 3D10 2s2। ये कुल 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसकी परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए हैं, जिसके वैलेंस शेल से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें बॉन्ड बना सकते हैं। बॉन्ड वही बनाते हैं जो युग्मित इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं, युग्मित नहीं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वही हमारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब इसमें हम दो जगह देखें कि ये डिफरेंसेस पाया गया। एक हमारा जो है क्रोमियम के केसेस हैं और दूसरा जो हमारा कॉपर के केसेस हैं। ये दो केसेस में हमारा 8 के बाद 9 हम देखना चाह रहे थे, यहाँ 3 के बाद 4 देखना चाह रहे थे, ऐसा लेकिन नहीं होता है। तो आप 11th के वीडियो आप देखेंगे केमिकल केमिकल के चैप्टर में, कि वो उसमें कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाते हैं, पहले चैप्टर्स में आपको दिया गया है। तो इसको देखेंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि ये टोटल एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब कोई कंपाउंड अगर हम लोग लिखते हैं कि अभी जैसे CuNH3 और +2 चार्जेस थे, ये हमारे संकुल यौगिक थे। अब संकुल यौगिक में जो हमारा कॉपर है ये मेटल का काम कर रहा है और ये हमारा लिगेंड का काम कर रहा है। अब मेटल कैसी हो सकती है, तो मेटल धातु होता है, मेटल का अर्थ ही होता है धातु। तो धातु परमाणु आयन हमारा होगा, तो धातु परमाणु आयन से लिगेंड जुड़े हुए रहते हैं। तो लिगेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लिगेंड की प्रकार क्या हो सकती है और लिगेंड क्या होता है। तो अब जो ये आयंस में टूटेंगे, तो एक हमारा संकुल है, ये टोटल हमारा क्या है, संकुल यौगिक है। तो संकुल यौगिक में असंकुल आयन हम किसे कहेंगे, या उपसंयोजक आयन किसे कहेंगे। तो संकुल आयन या उपसंयोजक आयन जो होते हैं वह आयन जो तो विलयन में परीक्षण नहीं देता है। संकुल यौगिक वह आयंस होते हैं जो विलयन में परीक्षण नहीं देता। परीक्षण मतलब वो विलयन में कुछ आयंस में टूटता ही नहीं। तो ये देखिए हमारा जो संकुल आयन कहेंगे या उपसंयोजक आयन कहेंगे, तो ये उपसंयोजक आयन क्या देते हैं, लिख देते हैं, आपको आगे ऊपर लिख देते हैं। उपसंयोजक आयन, संकुल यौगिक का वह आयन, संकुल यौगिक का वह आयन जो विलयन में कोई परीक्षण नहीं देता है। यानी उपसंयोजक आयन कहेंगे या संकुल आयन कहेंगे, तो संकुल यौगिक का वह आयन, संकुल और यौगिक का वह आयन जो विलयन में कोई परीक्षण नहीं देता। जब उसको विलयन बनाएंगे तो उस विलयन में वो क्या करेगा, कोई परीक्षण नहीं डालेगा। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के फॉर्म में FeCN6 और इसके चार्जेज हैं -4। ये संकुल यौगिक है और इस संकुल यौगिक में को जब विलयन में डालेंगे तो यहाँ पर हमारा जो Fe है, Fe++ और Cn हमारा क्या है, माइनस। तो Fe++ और Cn माइनस, Fe++ और Cn माइनस जो होते हैं ये किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं देगा। यानी इसका भी कोई परीक्षण नहीं होगा और इसका भी कोई परीक्षण, मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि ये प्लस में जाएगा या माइनस में। हम लोग जानते हैं कि इसकी जो प्रदर्शित करने का गुण है ये हमारा बदल जाता है, यानी भिन्न हो जाता है। यानी संयोजकता भी इसकी हो जाएगी, Fe की और Cn की, ये बदल जाता है। दूसरी जो वर्ड हमारा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा या आयन। तो अगला हम लिखेंगे केंद्रीय धातु
परमाणु या आयन, यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हम लोग किसे कहते हैं? तो संकुल यौगिक का वह आयन, संकुल यौगिक का वह आयन जो, अब संकुल यौगिक हम लोग समझ रहे हैं कि संकुल यौगिक कहते हैं संकुल यौगिक का वह आयन जो धातु परमाणु या आयन में जो धातु परमाणु या आयन में, ये धातु परमाणु हमारा है और ये आयन है, में अपनी सामान्य संयोजकता के विरुद्ध अपनी सामान्य संयोजकता के विरुद्ध अनेक अणु या आयनों, अनेक अणु या आयनों में बदलते हैं। यानी संकुल यौगिक का वह आयन है, संकुल यौगिक हमारा वह आयन है जो उपस्थित होता है कहाँ? संकुल यौगिक में। इसीलिए बताएं धातु परमाणु या आयन में उपस्थित, किसके धातु? संकुल यौगिक का वह आयन, संकुल यौगिक का वह आयन जो, इसी के बारे में पढ़े आयन के बारे में, जो धातु परमाणु या आयन में उपस्थित अपनी सामान्य संयोजकता के विरुद्ध। यानी हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो भी होते हैं उसकी जो संयोजकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, तो उसके विरुद्ध अनेक आयनों में क्या करता है? बंध बनाता है, यानी आयनों में बदलते हैं। बदलते हैं तो कैसे? आयनों में बदलते हैं कैसे? बंध द्वारा, बंध द्वारा, बंध द्वारा वो क्या करते हैं? बदल जाते हैं। तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, अगर इसमें एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो सेम यही एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में देखेंगे तो आयरन जो है यहाँ पे कितने के बॉन्ड के साथ बना रहा है? 6 के साथ बना रहा है, 4 चार्जेस दे रहा है। जबकि आयरन के कितने चार्जेस होते हैं? आयरन के प्लस प्लस होते हैं, Cn के 1 माइनस होते हैं। अब Cn के 1 माइनस है तो 6 लगाने से 6 माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस होंगे, 2 प्लस होंगे, तो कितने माइनस बच जाएंगे? 4। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। फिर से ये Cn 1 निगेटिव हैं, इसके 6 हैं, तो ये 6 हमारे निगेटिव हो जाएंगे। Fe आयरन के 2 पॉजिटिव होते हैं, 6 निगेटिव, 2 पॉजिटिव को कैंसिल करेंगे तो 4 हमारे क्या बच जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। यही हमारा संकुल यौगिक में कहा जाता है कि संकुल यौगिक या आयन में उपस्थित वह परमाणु या आयन, संकुल यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या आयन जो सामान्य संयोजकता के विरुद्ध, सामान्य संयोजकता के विरुद्ध या सामान्य संयोजकता के नियम के विरुद्ध अनेक अणु या आयन में बंध द्वारा बदलते हैं या बंध बनाते हैं। बंध द्वारा बदलते हैं या तो बंध बनाते हैं। तो वैसे परमाणु धातु को हम लोग कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु आयन। उसे केंद्रीय धातु परमाणु आयन कहते हैं। तो अगली जो वर्ड है हमारा है पॉइंट पढ़ने वाली, वो है लिगेंड्स के बारे में। यहाँ तो मेटल के बारे में पढ़ लिए कि उपसंयोजक आयंस क्या होते हैं। सबसे पहले उपसंयोजक जो होते हैं वो मेटल और लिगेंड से बनते हैं, यानी कि मेटल और लिगेंड्स। अब जो मेटल्स हमारे होते हैं वो कौन कौन से मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के बारे में भी हम पढ़े कि ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं 10, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़े।
वही 10 इलेक्ट्रॉन्स को जहाँ भी लिखेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स की हमारी आवश्यकताएं होगी। तो इस प्रकार हम इसको पढ़े हैं। अब अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में कि लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, कौन कौन से लिगेंड्स होते हैं जो धातु परमाणु आयन के साथ जुड़ते हैं या केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ ऐड करते हैं। तब तक के लिए बाय।